दिन था 30 जुलाई 1945 का, जब यूएस नेवी का एक वॉरशिप जापान में एटॉमिक बॉम्ब पार्ट्स डिलीवर करने के बाद वापस लौट रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि गहरे पानी में मौजूद एक जापानी पनडुब्बी ने इस पर टॉर्पीडोज फायर किए और इसके साथ ही शुरू हुआ इतिहास का वर्स्ट मैरीटाइम एक्सीडेंट, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 1200 मरीन कॉर्प्स पानी में तैरते हुए अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ना कोई खाना ना पीने का पानी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा खतरा थे खून के प्यासे शार्क। हफ्तों तक समुद्र के बीच ये मरीन कॉर्प्स शार्कों के हमलों और भूख प्यास से जूझते रहे। तो क्या हुआ था उस दिन? कैसे यह खौफनाक हादसा हुआ और कैसे इन सैनिकों ने इस मौत की जंग में एक एक सांस बचाई? ये जिंदा बचे या कभी वापस नहीं आ पाए? आज हम आपको बताएंगे यूएसएस इंडियानापोलिस की कहानी, जो आपको इमोशनल, शॉक्ड एंड स्टन्ड कर देगी, क्योंकि ये कहानी है करेज, पेन एंड ह्यूमन विल टू सर्वाइव की, जिसे एक डायरेक्टर ने अपनी मूवी में इतनी खूबसूरती से उतारा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इतिहास में कुछ घटनाएं इतनी भयानक हैं कि वे सदियों तक इंसानों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये है बैटलशिप इंडियानापोलिस की खौफनाक दास्तान, जो करेज, सफरिंग और सरवाइव करने की जंग का प्रतीक है। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसमें से सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बच पाए थे। इस बैटलशिप के बारे में जानने से पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसके कारण यह वॉरशिप इतना चर्चा में आ गया। 1974 में स्टीवन स्पिलबर्ग ने एक फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था जॉज। इस मूवी में शार्क अटैक के सीन को इतना डेंजरस वे में दिखाया गया है कि इसे देखने वाला हर शख्स हैरान रह गया। यही नहीं, कुछ लोग तो इस फिल्म को देखने के बाद समुद्र किनारे जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन ये तो फिल्म की बात है जिसमें रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं है। मगर इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसमें इंडियानापोलिस बैटलशिप के एक जहाज के डूबने का पूरा सीन दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि जुलाई 1945 में इंडियानापोलिस नाम का एक बैटलशिप अपने सफर के दौरान समुद्र में डूब गया था। उस समय इस बैटलशिप में 1200 सैनिक सवार थे, जिनमें से लगभग 300 लोग इस एक्सीडेंट में तुरंत मारे गए। लेकिन 900 लोग जहाज के मलबे के साथ तैरते हुए अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल रहे, मगर बाद में समुद्र में मौजूद शार्क ने उन्हें जिंदा खा लिया। यह फिल्म काल्पनिक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस छोटी सी क्लिप ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या फिल्म की तरह ये इंसिडेंट भी इमेजिनरी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। मगर इस इंसिडेंट की रियलिटी जानने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्ने पलटने पड़ेंगे। असल में यह इंसिडेंट इंडियानापोलिस से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें इस जहाज के बारे में भी कुछ पता लगाना होगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1931 में इंडियानापोलिस ने पहली बार समुद्र में अपनी यात्रा शुरू की। यह एक जाइंट सी शिप था जिसकी लंबाई 186 मीटर और वजन 9,950 मैट्रिक टन था। इस जहाज की वास्टनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह एक बार में आधी पृथ्वी जितनी डिस्टेंस तय कर सकता था। यही वजह थी कि यूएस नेवी तो छोड़िए, पूरी दुनिया में इस वॉरशिप का कोई कंपटीशन नहीं था। बताते चलें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पोर्ट पर अटैक किया तो यह वॉरशिप भी वहां पर डिप्लॉयड था। लेकिन अटैक से कुछ मिनट पहले ही यह एक एक्सरसाइज के लिए रवाना हो चुका था, जिस कारण यह उस अटैक से बच गया। जापान के इस अटैक से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ और लगभग 68 सिटीजन्स की जान भी चली गई। दरअसल जापान ने अमेरिका पर यह अटैक इसलिए किया था क्योंकि उसे शक था कि कहीं अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनके अंगेस्ट ना हो जाए। लेकिन तब तक अमेरिका ने इस वॉर में शामिल होने का सोचा भी नहीं था। बट जब पर्ल हार्बर पर इतना टेरिफाइंग अटैक हुआ तो अमेरिका ने ठान लिया कि इसका बदला लेकर वह जापान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फ्यूचर में वो अमेरिका की ओर आंख उठाकर भी ना देखे। इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी पार्टिसिपेट किया और जिसमें इंडियानापोलिस वॉरशिप ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई एपिक विन हासिल की, जिसके कारण इसे कई गैलेंट्री मेडल्स भी मिले। इधर अमेरिका जापान पर डेंजरस अटैक की प्लानिंग कर रहा था, जिसके लिए उसने 2 न्यूक्लियर बम बनाए जिनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये दोनों न्यूक्लियर बम बहुत भारी थे, जिसकी वजह से अमेरिका से जापान तक का सफर एरोप्लेन में इतने भारी बम को रखकर करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए इस डेंजरस टास्क को अंजाम देने के लिए इंडियानापोलिस को याद किया गया, जिसने इन दोनों बमों को लेकर पहले टिनियन आइलैंड पर पहुंचाया,
जहां उन्हें असेंबल किया गया। फिर एरोप्लेन की हेल्प से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 6 और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैटमैन नाम की जो दोनों एटॉमिक बम गिराए गए, जिनकी वजह से वहां 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि ये बात सच है कि अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि ये एटॉमिक बम जापान पर इतने टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस लाएंगे, क्योंकि इनका असर तो सोच से भी 100 गुना ज्यादा फैटल था। लेकिन जापान ने अमेरिका के अंदर जो गुस्सा भड़का रखा था, उसका नतीजा यही होना था। एक्चुअल में जापान ने सोचा था अगर वह पर्ल हार्बर और अमेरिका के 1-2 जहाज पर अटैक करेगा तो वह डर जाएगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होगा। मगर वो नहीं जानता था कि उसने खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है, जिसका खामियाजा उसे अपने 2 शहरों के विनाश और अपने लाखों नागरिकों की जान देकर चुकाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जापान ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। अटैक के बाद एक तरफ तो अमेरिका में जापान पर इस बड़े हमले की खुशी मनाई जा रही थी और अपनी जीत का जश्न चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इस काम को अंजाम देने वाले वॉरशिप के कैप्टन और उसमें मौजूद ऑफिसर्स एक एक करके मर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो इस वॉरशिप ने जापान में न्यूक्लियर बम पहुंचाए थे, तो इतनी जल्दी इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसके कैप्टन और इसमें मौजूद लोगों की जान खतरे में आ गई। दरअसल जब इंडियानापोलिस ने टिनियन आइलैंड पर बम उतारे तो उसकी तुरंत बाद वह फिलीपींस के लिए रवाना हो गया था। 30 जुलाई 1945 को जब इंडियानापोलिस फिलीपींस के एक आइलैंड के पास पहुंचा तो उसके कैप्टन को लगा कि शायद वहां जापान की एक सबमरीन हो सकती है। कैप्टन सिक्योरिटी के लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही जापान की उस सबमरीन ने उस पर अटैक कर दिया। इस सबमरीन ने 6 टारपीडो इंडियानापोलिस की ओर छोड़े, जिनमें से 4 से तो वो बच गया, मगर 2 सही निशाने पर लगे। इससे इंडियानापोलिस में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और वह 2 टुकड़ों में बट गया। देखते ही देखते ओनली 12 मिनट में यह जाइंट बैटलशिप अपनी 1200 लोगों के साथ समुद्र में समाने लगा, जिनमें से लगभग 300 लोग तो उसी वक्त मर गए, जबकि बचे हुए 900 लोग जहाज के मलबे के सहारे समुद्र में तैरते हुए चारों ओर हेल्प की गुहार लगाने लगे। लेकिन वहां उनकी हेल्प के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने 7000 से भी ज्यादा वॉरशिप समुद्र में तैनात किए थे, जो एक दूसरे से रेडियो सिग्नल के जरिए जुड़े थे। हालांकि इंडियानापोलिस ने भी रेडियो सिग्नल के जरिए हेल्प मांगी, लेकिन उन सिग्नल्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर कोई उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी था। जबकि इंडियानापोलिस के ये रेडियो सिग्नल 3 ऑपरेटर को रिसीव हुए थे, लेकिन उनमें से एक को तो उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी, दूसरे ने इसे जापान की कोई साजिश मानकर इग्नोर कर दिया और तीसरा ऑपरेटर अपनी ही धुन में मस्त था। इस तरह से ये लोग समुद्र में रात बिताने पर मजबूर हो गए। मगर यहाँ एक सवाल उठता है कि जब इंडियानापोलिस के साथ जब यह एक्सीडेंट हुआ तो यह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लेट हो गया होगा, तो क्या यूएस नेवी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? वेल, आपका सोचना एकदम जायज है, मगर हम आपको बताते चलें कि उसके पीछे भी एक फैक्ट है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिकी नौसेना को ऑर्डर थे कि अगर कोई वॉरशिप आने में देरी करता है तो उसे तुरंत ढूंढने के लिए ऑर्डर दिए जाएं। लेकिन वॉर के समय ये सभी ऑर्डर हटा दिए गए थे। इनफैक्ट ये कहा गया था कि अगर कोई वॉरशिप अपने डेस्टिनेशन पर आने में देरी कर रहा है तो उसे फाइंड करने में टाइम वेस्ट ना करें। ये इंडियानापोलिस का बैड लक ही था कि उसकी हेल्प की पुकार किसी ने नहीं सुनी। आधी रात तक ये लोग समुद्र में तैरते रहे। इन्हें उम्मीद थी कि सुबह शायद कोई उन्हें बचाने आ जाएगा, लेकिन जब उन्होंने सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोली तो वहां उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं था, बल्कि समुद्र में बड़ी बड़ी शार्क मछलियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। इंडियानापोलिस के बचे हुए ये लोग जो अब समुद्र में तैर रहे थे, शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी शार्क देख रहे थे। लगभग 20 फीट लंबी टाइगर शार्क धीरे धीरे संख्या में बढ़ने लगी और उनके सामने उनके साथियों को एक एक करके खाने लगी। डर के मारे पूरा माहौल चीखों से गूंजने लगा। साथ ही यह घटना गर्मियों के मौसम में हुई थी, जिसकी वजह से जैसे जैसे सूरज उगता गया उसकी तेज किरणों के कारण पानी बेहद चमकदार हो गया, जिससे आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में भी शार्क के अटैक्स जारी थे। हर कुछ मिनटों में कोई शार्क आती और किसी एक व्यक्ति को पानी में खींचकर अपना खाना बना लेती। दिन में तो ये लोग शार्क के हमले और सूर्य की एक्सट्रीम हीट से तड़प रहे थे और रात के समय समुद्र का पानी बर्फ से भी ठंडा हो गया था, जहां इनका जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन इन लोगों के अंदर जीने की चाहत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ये लोग 4 दिन तक जिंदा रहे, जिनमें से कुछ शार्क का शिकार हो गए और कुछ ठंड और भूख के मारे मर गए। एक एक करके लोग कम होते गए और अब इन 1200 लोगों में से केवल लगभग 316 लोग बचे थे, जिन्होंने अब बचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
लेकिन 2 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ कि इनमें फिर से जान आ गई। दरअसल 2 अगस्त की सुबह एक प्लेन समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, जिसमें बैठे कैप्टन को समुद्र में हलचल दिखाई दी। जैसे ही उसने गौर से देखा तो पाया कि समुद्र में तेल फैला हुआ था। मामले की जांच के लिए उसने अपने प्लेन को थोड़ा नीचे उतारा तो देखा कि वहां कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस पायलट का नाम मार्क एड्रियन था और वे एक सी प्लेन उड़ा रहे थे जो पानी और हवा दोनों में चलने के हिसाब से डिजाइन किया गया था। जैसे ही मार्क ने अपने प्लेन को समुद्र की सरफेस से थोड़ी ऊंचाई पर रोका तो उसे बहुत सारी शार्क दिखाई दी और उसने देखा कि बहुत से लोग शार्क के बीच फंसे हुए हैं। इस स्कैरी सीन को देखकर पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और अपनी बंदूक से शार्क पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही शार्क वहां से दूर हटी, मार्क ने अपने प्लेन को समुद्र में उतारा और जितना पॉसिबल हो सके उतने लोगों को उसमें बिठाकर बाहर निकाला। सुबह से शाम तक मार्क ने लगभग 56 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था। हालांकि अब तक अमेरिका का एक सी वेसल भी वहां पहुंच चुका था, जिसने बाकी बचे हुए लोगों को समुद्र से निकाल लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब यह एक्सीडेंट हुआ तो इंडियानापोलिस पर 1200 लोग सवार थे। इनमें से करीब 300 लोग तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद मर गए थे और बचे हुए 900 लोग मलबे पर तैरते रहे। 4 दिनों में शार्क ने उनमें से भी ज्यादातर लोगों को खा लिया था और अब केवल 316 लोग जिंदा बचे थे। लेकिन अगर मार्क का ध्यान उन पर नहीं गया होता तो शायद वे भी 1 या 2 दिन के ही मेहमान थे, क्योंकि यह शार्क एक दिन में लगभग 150 लोगों को अपना खाना बना रही थी। इस हिसाब से तो 2 दिन में ये शार्क उन्हें भी अपना भोजन बना लेती। लेकिन मार्क ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों की जान बचाई। इसके लिए उन्हें स्पेशल ब्रेवरी के लिए ग्रेट वॉरियर का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियानापोलिस का यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। दरअसल रेस्क्यू के बाद जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस एक्सीडेंट के लिए इंडियानापोलिस के कैप्टन चार्ल्स मैकवे को रिस्पॉन्सिबल माना गया और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर 1968 में उन्होंने अपनी जान दे दी। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के लगभग 400 वॉरशिप दुश्मनों के हमलों का शिकार हो गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी जहाज के कैप्टन को सजा नहीं मिली सिवाय चार्ल्स मैकवे के, जबकि उस समय इंडियानापोलिस से जिंदा बचे लोग भी चार्ल्स मैकवे की साइड में खड़े थे। उनका कहना था कि इस पूरे एक्सीडेंट में उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अमेरिका में उनकी एक ना सुनी गई और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इसी डिप्रेशन में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन उनके मरने के ठीक 30 साल बाद 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मामले को फिर से सबके सामने ला दिया। दरअसल 1997 में लोगों को यह महसूस हुआ कि इसमें इंडियानापोलिस के कैप्टन के साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी जिस पर उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया था। वो भी कुछ रूल्स पर बेस्ड था जो कि पूरी तरह से गलत था। दरअसल चार्ल्स मैकवे का कोर्ट मार्शल यह कहकर कर दिया गया था कि अगर वे वॉरशिप को जिगजैग पैटर्न में चलाते तो वे बच जाते। लेकिन उस समय जिगजैग पैटर्न में चलाने के रूल ये थे कि ऐसा तभी किया जाए जब कंट्रोल रूम से ऐसा कोई सिग्नल मिले, लेकिन इंडियानापोलिस को ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला था। दूसरी बात यह थी कि इंडियानापोलिस के कैप्टन बहुत दिनों से एक ऐसे डिटेक्शन सिस्टम की मांग कर रहे थे जो दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सके, लेकिन उनकी इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा सबके सामने है। मगर फिर भी इस पूरे एक्सीडेंट के लिए उन्हें गिल्टी ठहराया गया। हालांकि बाद में सभी बातें अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने रखी गईं और मौत के लगभग 30 साल बाद चार्ल्स मैकवे को जस्टिस मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडियानापोलिस की इस कहानी को आज 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है। उसमें से एक व्यक्ति आज भी जिंदा है जिसे उस समय रेस्क्यू किया गया था। उनका नाम हैरोल्ड ब्रे है। हैरोल्ड की बात की जाए तो ये इंडियानापोलिस की उस लास्ट ट्रिप के समय केवल 18 साल के थे। वे जब एक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि जिस जापानी सबमरीन ने इंडियानापोलिस पर अटैक किया था उसकी एक सोल्जर आज भी जिंदा है। हैरोल्ड ने न्यूज चैनल से उस सोल्जर का पता मांगा और उसे एक लेटर लिखा। ये इंसिडेंट 2023 की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैरोल्ड ने उस जापानी सोल्जर को बुरा भला कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हैरोल्ड ने लेटर में लिखा कि मुझे आपसे कोई कंप्लेंट नहीं है, आपने जो किया वो अपनी कंट्री और मिट्टी के लिए किया। इसके जवाब में जापानी सोल्जर जिसका नाम कियोशी ओकुम था ने वापस एक लेटर लिखा और कहा कि मैंने अपने कर्तव्य से मजबूर होकर वह सब किया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है कि हमारी वजह से बहुत से लोग मौत के घाट उतर गए, लेकिन यह सब हमने अपने कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी होकर किया था। वैसे आपका इंडियानापोलिस के इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।
साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।